नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ओरण के लिए रविंद्र सिंह भाटी क्या कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन कैसा चल रहा है। और इसके बाद आपको क्रिकेट से जुड़ी एक अहम खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कल जोधपुर में रविंद्र सिंह भाटी पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। वह ओरण जिसे हमारे पूर्वजों ने केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि उसे आस्था और पर्यावरण का और एक सामुदायिक जीवन का एक आधार माना। वह ओरण जहाँ पशुओं की गोचर ज़मीन होती हैं, जहाँ सूखे के दिनों में जीवन की आखिरी उम्मीद बची रहती है, जहाँ पेड़ों की छांव सिर्फ छांव नहीं होती बल्कि संतुलन भी थी। और आज वही ओरण विकास के नाम पर खतरे में बताया जा रहा है। यही कारण है कि तनोट माता के पावन धाम से शुरू हुआ ये ओरण बचाओ पद यात्रा 30 से 35 दिनों की कठिन तपस्या के बाद जोधपुर पहुंची और हनुमंत हॉस्टल के परिसर में जन समूह के रूप में एक बड़ी भीड़ उमड़ी। ये भीड़ किसी राजनीतिक दल की रैली जैसी नहीं थी, बल्कि ये भावनाओं का सैलाब था, और जिसमें 10 साल के बच्चे से लेकर के 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे, जिनके कदमों में थकान थी पर आवाज़ में एक मजबूती थी, जिनके हाथों में तख्तियाँ थी पर मन में अपनी विरासत को बचाने का एक संकल्प भी था। और जब से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंच से कहा कि ये लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म और किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि मारवाड़ की आन बान और शान की लड़ाई है, तो ये केवल भाषण नहीं था, बल्कि सामूहिक भावना का प्रतिबिंब भी था, जो वहाँ हर उपस्थित व्यक्ति के भीतर धधक रही थी एक ज्वाला के रूप में। उन्होंने कहा था कि हमें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम दूसरा रास्ता अपनाने को भी मजबूर होंगे। ये चेतावनी कम और लोकतंत्र पर विश्वास की आखिरी दस्तक ज़्यादा थी, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि जनता की बात सुनने और उसे उनके हित में रक्षा करने की व्यवस्था भी है। और जब सैकड़ों लोग 725 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल राजधानी की ओर बढ़ते हैं, तो वे केवल विरोध दर्ज नहीं कराते, बल्कि व्यवस्थाओं का एक संदेश भी देते हैं कि ये मुद्दा भावनात्मक भी है और अस्तित्व से जुड़ा भी है। और ओरण को स्थानीय लोग अपने पूर्वजों की विरासत और पर्यावरण संरक्षण का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि यदि इन सामुदायिक चारागाहों और हरित क्षेत्रों को विकास परियोजनाओं के नाम पर कम किया गया तो आने वाले समय में जल संकट, तापमान वृद्धि और पशुपालन संकट जैसी समस्याएं और भी गहराती नजर आएगी। और इसलिए ये बहस केवल जमीन की नापचोक नहीं, बल्कि विकास और विरासत के संतुलन की है। सरकार विकास की बात करती है, उद्योग, सड़क और ऊर्जा और निवेश की बात करती हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या विकास का मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें परंपरा और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें? क्या ऐसी नीति नहीं बन सकती जिसमें जो ओरण है उनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से चिन्हित हो, उनका कानूनी संरक्षण सुनिश्चित हो, और यदि किसी परियोजनाओं के लिए भूमि आवश्यक हो तो उसके बदले वैकल्पिक व्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन की गारंटी होनी चाहिए। और यही सवाल कल जोधपुर के सड़कों से उठकर जयपुर की ओर बढ़ रहा है। पद यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि पूर्वजों ने गोचर और ओरण को बचाने के लिए सिर दे दिए थे, लेकिन आज सिर देने की नहीं, आज सिर गिनाने की ज़रूरत है। यानी लोकतंत्र में संख्या और एकजुटता की ताकत दिखाने की ज़रूरत है। और ये आंदोलन हिंसा या टकराव का नहीं, बल्कि जागरूकता और भागीदारी का है। बुजुर्ग अपने अनुभव के साथ चल रहे हैं, युवा अपनी ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में पहुंच सकती है। और ये दृश्य बताता है कि मुद्दा समाज के हर वर्ग को छू रहा है। प्रशासन ने ज्ञापन में लिया और आश्वासन भी दिया, और मांगों पर विचार होगा, विशेष सर्वे और स्थिति की समीक्षा की जाएगी। लेकिन अब परीक्षा कार्रवाई की है, क्योंकि आंदोलनों का मूल्यांकन उनके वादों से नहीं बल्कि परिणामों से होता है। और यही ओरण को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने, सीमांकन करने और अवैध अतिक्रमण रोकने जैसे ठोस कदम उठते हैं तो ये पद यात्रा इतिहास में एक सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल बनेगी। अन्यथा ये भी उन आंदोलनों की सूची में शामिल हो जाएगी जिन्हें आश्वासनों में उलझा दिया गया। और आज की तस्वीरों में जो ये भीड़ दिख रही है, वे केवल संख्या नहीं बल्कि संकेत है कि पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों का सवाल अब गांव की चौपाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरों और विधानसभाओं के पटलों तक भी पहुंच रहा है, और सिटी में जो युवा है उन तक भी पहुंच रहा है। और ये आंदोलन हमें ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या विकास और पर्यावरण विरोधी ध्रुव है या उन्हें
संतुलित किया जा सकता है। और विशेषज्ञ कहते हैं कि सामुदायिक भूमि का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। चारागाह और हरित क्षेत्र कार्बन अवशोषण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संरक्षण में मदद करते हैं। ऐसे में ये ओरण का प्रश्न स्थानीय होते हुए भी वैश्विक महत्व रखता है और मारवाड़ जैसे अर्धशुष्क क्षेत्र में ये और भी महत्व बढ़ जाता है या और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये लड़ाई भावात्मक भी है, लेकिन भावनात्मक के साथ में वैज्ञानिक तरीके से भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक भी है और पर्यावरणीय भी है, राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। और जब इतने आयाम एक साथ जुड़ते हैं तो मुद्दा साधारण नहीं रहता है। और यही कारण है कि जोधपुर में रात 11 बजे मंदिर दर्शन के बाद लोग जुटे रहे, भाषण सुनते रहे, रविंद्र सिंह कहते रहे, लोग नारे लगाते रहे और अगले पड़ाव के लिए तैयार होते रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल पछताना पड़ेगा। और ये आंदोलन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णायक है और उसकी भागीदारी ही नीतियों को नई दिशा देती है। अब ये देखना है कि सत्ता इसकी आवाज़ को कैसे सुनती है, संवाद का रास्ता चुनती है या टकराव का। इसलिए इतना तो तय है कि ओरण बचाओ पदयात्रा ने बहस को जन्म दे दिया और ये इतिहास के अंदर पहली बार। और जब बहस शुरू होती है तो समाधान की संभावना भी जन्म लेती है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आगे भी बढ़ रही है, जयपुर की ओर, अंतिम आखिरी अपने जो डिसीजन की ओर, और शायद एक नए संतुलन की ओर, जहाँ विकास और विरासत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक बन सके, जहाँ मारवाड़ की आन बान और शान केवल नारों में नहीं बल्कि नीतियों में दिखाई दे, और जहाँ आने वाली पीढ़ियाँ ये कह सके कि ओरण पर संकट आया था तब समाज चुप नहीं बैठा था बल्कि उठ खड़ा हुआ था, चला था, बोला था और अपने अधिकारियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया था। लेकिन अब आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई एक अहम खबर बताते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर हर गेंद इतिहास लिख रही है, हर रन भविष्य तय कर रहा है। 20 टीमों से शुरू हुआ ये महासफर अब सुपर 8 के रण में सिमट चुका है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पहला चरण खत्म हुआ, समीकरण बने, जुड़े, टूटे, बदले। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का रद्द हुआ मुकाबला पहले ही पॉइंट्स टेबल को उलझा कर रख चुका है। लेकिन रविवार को जो हुआ उसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल दी है। अहमदाबाद के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर सिर्फ एक मैच में नहीं बल्कि पूरे सेमीफाइनल की दौड़ और पूरी प्रतियोगिता में एक नया मुकाम खड़ा कर दिया है और पूरे इस जो समीकरण है उनको उलट पुलट कर दिया है। सवाल यह है कि क्या एक हार इतनी भारी पड़ सकती है? जवाब है हाँ, क्योंकि ये सुपर 8 है। यहाँ नेट रन रेट भी उतना ही अहम है जितना जीत और हार का अंतर है। टीम इंडिया पिछले 12 T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में से अजय चल रही थी, लेकिन कल उनको हार का सामना करना पड़ा। आत्मविश्वास एक चरम पे था, संतुलन शानदार था, डिफेंडिंग चैंपियन होने का दबदबा भी दिख रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उस लय को तोड़ दिया जो पिछले 12 मैचों से चल रही थी। भारतीय गेंदबाजी पर आक्रामक बल्लेबाजी दिखी और फिर सटीक गेंदबाजी से भारत की बैटिंग लाइनअप को झटका दिया। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं, सटीक तैयारी का परिणाम था। और अब समीकरण साफ है कि भारत को न सिर्फ अपने बाकी मैच जीतने होंगे बल्कि नेट रन रेट पर भी नज़र रखनी होगी और उनमें सुधार रखना होगा, क्योंकि इस ग्रुप में हर टीम मजबूत है और हर जीत निर्णायक है। अगर एक और चूक हुई तो सेमीफाइनल का सपना अधूरा रह सकता है। और ये T20 का रोमांच है, यहाँ एक दिन खराब हो जाता है तो पूरे अभियान पर भारी पड़ जाता है और पूरे अभियान की जो रूपरेखा है उनको बदल सकते हैं। लेकिन क्या टीम इंडिया इतनी आसानी से बाहर हो जाएगी? तो इतिहास कहता है नहीं। ये वही टीम है जिसने दबाव में वापसी की है और जिसने बड़े टूर्नामेंट में खुद को साबित किया है। सवाल अब ये नहीं है कि हार क्यों हुई, सवाल ये है कि अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या टीम इंडिया एक संयम रखेगी और क्या रणनीति में बदलाव होगा? क्या बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल दिखेगा? क्या अभिषेक शर्मा का स्थान है उनको चेंज किया जाएगा या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वे लगातार शून्य पे आउट हो रहे हैं। हालांकि पिछले मैच के अंदर उन्होंने कुछ रन तो बटोरे, लेकिन अतिशी पारी उन्होंने नहीं खेली और देखने को नहीं मिली। T20 वर्ल्ड कप का ये दौर हमें ये याद दिलाना है कि क्रिकेट केवल कौशल नहीं, मानसिक मजबूती का भी खेल है। अहमदाबाद की हार ने खतरे की घंटी ज़रूर बजा दी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले मैच में ये तय किया जाएगा कि ये हार एक झटका थी या एक नया मोड़ है। भारत के लिए अब हर मुकाबला नॉकआउट जैसा है और यही असली परीक्षा है, चैंपियन बनने की नहीं, चैंपियन बने रहने की।
और आखिर में आपको जीवन से जुड़ी छोटी और गहरी बात बताते हैं। जीवन हमें रोज सिखाता है कि सबसे कीमती गहना सोना या हीरा नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और आत्मसम्मान है। पैसा खोकर इंसान फिर कमा सकता है, लेकिन चरित्र खोकर सब कुछ खो देता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब अहंकार छोटा हो और दिल बड़ा हो। समय सबसे बड़ा गुरु है, जो सिखाता है कि हर कठिनाई स्थायी नहीं होती और असफलता अंत नहीं, एक अनुभव की शुरुआत है। इसलिए तुलना छोड़िए और कृतज्ञता अपनाइए, मेहनत कीजिए और अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखिए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जिसमें संतुलन और संतोष दोनों एक साथ नजर आएं। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।